हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, दैट इज फ्रैप टेक्निक के बारे में। फ्रैप टेक्निक क्या है? बेसिकली इसको मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी में काफी वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे लाइव सेल में, उसकी डायनेमिक्स को दिखाती है, उसकी डायनेमिक्स को समझने में हेल्प करती है। ये हेल्प करती है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को एनालाइज करने में, प्रोटीन की मोबिलिटी को एनालाइज करने में, और साथ ही साथ जो बाइंडिंग इंटरेक्शंस होते हैं और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, उसको भी इसकी मदद से इजिली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसी को हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं फ्रैप टेक्निक के बारे में। फ्रैप क्या है? बेसिकली दिस इज फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब इसमें जो इसका नाम दिया गया है, इसमें हर एक चीज का अपना अलग मतलब है। फ्लोरेसेंस रिकवरी का मतलब है कि किसी भी फ्लोरेसेंस को रिकवर किया जा रहा है यहाँ पर, किसके बाद में? फोटो ब्लीचिंग के बाद में। तो इस टेक्निक के नाम से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे पहले फोटो ब्लीचिंग की जा रही है और उसके बाद में उसको रिकवर किया जा रहा है फ्लोरेसेंस को। तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसकी डायनेमिक्स को समझने में हेल्प करती है। बेसिकली हम इसको लिपिड में, जो हमारी लिपिड बाइलेयर है, उसमें फ्लोरेसेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्रैप। तो ये जो होती है, इसमें पहले करते क्या? बेसिकली फ्लोरिसेंटली लेबल किया जाता है किसी भी लिपिड को। जैसे कोई भी प्रोटीन है, लिपिड है, किसी को भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका जो भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे फ्लोरिसेंट लेबलिंग। फ्लोरिसेंट लेबलिंग का मतलब कोई भी फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल लेके जो भी आपका प्रोटीन है, जो भी आपका लिपिड है, उसको पहले टैग कर देंगे उसको फ्लोरिसेंट डाई या फिर किसी फ्लोरोफोर से। अब लेबलिंग के बाद में क्या करते हैं? हम करते हैं फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग फोटो ब्लीचिंग का मतलब होता है कि किसी भी हाई इंटेंसिटी लेजर को यूज किया जाता है यहाँ पे, ताकि किसी भी स्पेसिफिक रीजन को ब्लीच कर दिया जाए। ब्लीच का मतलब क्या होगा? कलर यहाँ पे नहीं रहेगा, नो कलर, कलर चला जाएगा यहाँ से। अब किसी भी पर्टिकुलर आपने पार्ट को ब्लीच कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी की जाती है। रिकवरी, और रिकवरी के बाद में आप डेटा का एनालिसिस करते हैं, और आपको जो भी रिजल्ट चाहिए होता है, वैसा आपको मिला है या नहीं मिला है, ये आप उससे देख पाते हैं बेसिकली। तो फ्रैप टेक्निक का ये प्रिंसिपल है कि पहले आप फ्लोरेसेंटली लेबल करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को या लिपिड बाइलेयर को, उसके बाद में उसकी फोटो ब्लीचिंग करेंगे, फिर रिकवरी कर लेंगे। बहुत सी ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि लिपिड या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मूवमेंट को किसी भी लिविंग सेल में देखने को, या फिर आप उसको अगर देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप इस फ्रैप टेक्निक की मदद से कर सकते हैं। जो कल्चर्ड सेल्स होती है बेसिकली, तो उनमें जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन है हमारा, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो इनको किसी भी फ्लोरिसेंट डाई से इनको लेबल कर दिया जाता है, लेबलिंग इनकी हो जाती है। और लेबलिंग के बाद में क्या होता है? किसी भी कोई भी प्रोब यूज कर सकते हैं, कोई भी एंटीबॉडी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो लेबल हो गई है, लेबल करने के बाद में आप इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको कैसा दिख रहा है, और उसके बाद में क्या करते हैं? आप किसी भी शार्प लेजर बीम को इस पे फोकस कराते हैं। कोई भी लेजर बीम यहाँ पे फोकस करेंगे। लेजर बीम क्या करेगी? किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट से उस एरिया को ब्लीच कर देगी, उस एरिया से कलर को हटा देगी। जैसे कि पर्टिकुलरली यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, अराउंड 1 माइक्रोन का, 1 माइक्रोन का एक एरिया ले लिया जाता है, उसको ब्लीच कर दिया जाता है किसी भी सरफेस पे। अब अगर जो लेबल्ड प्रोटीन होंगे यहाँ पे, अगर हम ये बात करें यहाँ पे, जैसे हमारी ये लिपिड बाइलेयर है और हमने इस पर्टिकुलर एरिया को ब्लीच कर दिया, अब यहाँ पे बहुत सी प्रोटीन्स ऐसे प्रेजेंट थी, इनको मैं कलर से इंडिकेट करती हूँ, कुछ कुछ कलर से। ये आपकी प्रोटीन्स कुछ इस तरीके से। तो अगर इनमें मूवमेंट होगा, जो प्रोटीन्स हैं या जो भी मोबाइल है, अगर
तो जब आप इसको देखेंगे दोबारा से आफ्टर रिकवरी, आपने इसको ब्लीच कर दिया, अब ये फ्लोरेसेंट लेवल था, जैसे ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, तो अगर इनमें मोबिलिटी होगी तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको इन प्रोटीन्स का लोकेशन अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इनमें मूवमेंट हो रहा होगा तो ये अपनी पोजीशन को बदल लेंगे। तब आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी प्रोटीन या जो भी लिपिड या जिस भी मॉलिक्यूल को आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे रैंडम मूवमेंट होता है, तो जो फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस की रिकवरी आपको यहाँ पे ग्रेजुअल तरीके से देखने को मिलेगी। कैसी होगी? ग्रेजुअल, ग्रेजुअल रिकवरी। यहाँ पे आपको ग्रेजुअल रिकवरी, ग्रेजुअल का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो फ्लोरेसेंस यहाँ से एकदम से ये पर्टिकुलर एरिया से फ्लोरेसेंस गायब हो गया था, तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लोरेसेंस वापस से आना शुरू होगा। धीरे धीरे होते होते पूरे में आपको फ्लोरेसेंस वापस से दिखने लगेगा। इसको बोलते हैं ग्रेजुअल रिकवरी। जो रेट होता है फ्लोरेसेंस का, उससे हमें पता चलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। रेट ऑफ फ्लोरेसेंस रिकवरी, फ्लोरेसेंस रिकवरी, ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अब आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि जितनी जल्दी आपका मॉलिक्यूल में फ्लोरेसेंस रिकवरी हो रही है, डिफ्यूजन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हम एक्सटेंट की बात करेंगे कि फ्लोरेसेंस रिकवरी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल इंटेंसिटी जितनी थी, क्या एक्चुअल उतना ही फ्लोरेसेंस रिकवर हो जाएगा? तो जितना भी फ्लोरेसेंस यहाँ पे रिकवर होगा वो परसेंटेज बताएगा कि कितने फ्लोरेसेंट लेवल मॉलिक्यूल हैं जो फ्री हैं डिफ्यूजन के लिए। तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एक, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये डायग्राम है, देखिएगा। ये कोई भी सेल थी, इसकी लेयर को आपने यहाँ पे क्या किया, लेबल कर दिया, फ्लोरेसेंट डाई से इसको लेबल कर दिया गया। अब लेबलिंग के बाद में क्या किया, फोटो ब्लीच किया। फोटो ब्लीच में देखिएगा ये वाला एरिया है, यहाँ से बिल्कुल भी फ्लोरेसेंस हट गया पूरी तरीके से। फिर जब आप रिकवरी करवा रहे हैं तो धीरे धीरे से यहाँ पे रिकवरी में आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, उस ब्लीच वाले एरिया पे मॉलिक्यूल्स आने लगे हैं। तो ये जो पहली वाली इमेज दिखाई गई है, बेसिकली पर्टिकुलर कंपोनेंट मेम्ब्रेन को पहले लेबल किया जाता है फ्लोरेसेंट डाई से, उसके बाद में कोई भी स्मॉल एरिया ब्लीच कर दिया जाता है और फिर रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो रिकवरी तो हो रही है, लेकिन उसका रेट क्या होगा? अभी हमने देखा कि जो फ्लोरेसेंस का रिकवरी का रेट है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट क्या होगा फ्लोरेसेंस रिकवरी का, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोटीन है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरेसेंस था, प्रॉपर फ्लोरेसेंस यहाँ पे था, अचानक से इसमें से आपने ब्लीच कर दिया, फ्लोरेसेंस ड्रॉप कर गया बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिकवरी करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे रिकवरी होने लगी है, धीरे धीरे करके उसी लेवल पे प्रोटीन्स पहुंचने लगे हैं। सो बेसिकली रेट ऑफ रिकवरी जो होती है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चलता है इस टेक्निक से, बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, अवर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दे मूव much more slowly इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग सेल्स की, उनका जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें बहुत स्लो मूवमेंट होता है, सो मच मोर स्लोली इन लिविंग सेल्स, और एक और चीज यहाँ पे पता चलती है कि जो रिकवरी हो रही होती है, सो अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो भी मेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको आपने फोटो ब्लीच किया है, उनका लगभग 30 से लेके 70% तक ऐसा होता है जो कि फ्री नहीं होता है डिफ्यूजन के लिए। लगभग 30 से लेके 70% तक का भाग ऐसा होता है, देवर नॉट फ्री टू डिफ्यूज बैक
वो इतने बाइंडिंग उनकी इतनी लूजली नहीं होती है कि वो वापस से उस सर्कल में वापस आ जाए, तो डिफ्यूज बैक इनटू द सर्कल, डिफ्यूज बैक इनटू द irradiated सर्कल। वो ब्लीच वाले एरिया पे लगभग 70% तक का ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वापस नहीं आ पाती। हालांकि इसका हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चली, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं फ्रैप टेक्निक से, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी, ये जो टेक्निक है इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ये जो फ्रैप टेक्निक है, it can only follow the average movement of a relatively large number of lateral movements। अगर आप बहुत छोटे से एरिया को देखना चाहेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। it only follows average movement of a relatively large number of labeled molecules। लगभग 100 से लेके 1000 तक के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत स्मॉल, लगभग 1 माइक्रोन की रेंज पे ये डिफ्यूज करते हैं। तो एज अ रिजल्ट, अब आप बहुत बड़े एरिया को, अगर आपको छोटा सा एरिया का देखना है मूवमेंट, तो आप यहाँ पे इसको तो देख नहीं सकते, क्योंकि जो फ्रैप है इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोटीन्स दैट आर ट्रूली इमोबाइल एंड द वन दैट ओनली डिफ्यूज ओवर अ लिमिटेड डिस्टेंस। जो बहुत ज्यादा मोबाइल है, मोबिलिटी मतलब यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, या फिर कुछ ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ डिफ्यूज हो पा रही है छोटी सी जगह पे, तो इनके बीच में वो डिफरेंस नहीं पता कर पाता है कि वेदर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है नहीं। तो ये लिमिटेशन है फ्रैप टेक्निक की। तो इस लिमिटेशन से पार पाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अल्टरनेट टेक्निक को ढूंढा। और अल्टरनेट टेक्निक ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो कि ये अलाउ करती हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोटीन का मूवमेंट देख पाते हैं, और आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे उसके मूवमेंट को ट्रैक कर पाते हैं। तो ऐसी ही एक टेक्निक का नाम है सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग। सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग एक ऐसा मेथड है, ये बताता है, जो ये मेथड होता है ये बताता है कि इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल किसी भी सेल की सरफेस पे कैसे मूव करता है। यूज्ड दिस सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग यूज्ड टू स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए इसको किया जाता है, दैट हाउ इंडिविजुअल प्रोटीन इंडिविजुअल प्रोटीन इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की सरफेस पे इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं। तो ये सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग है, ये इजीली ये बता सकती है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक जो भी प्रोटीन थी, प्रोटीन से कोई भी छोटा सा टैग अटैच कर दिया, जो काफी ग्लोइंग टैग था, फ्लोरेसेंट प्रोटीन लेवल ऐड कर दिया, और फिर जो टैग था उसको माइक्रोस्कोप, जिसको कि बोला जाता था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस, उसमें देखा। जिस अब ये जो TIRF है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि सेल की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को देखा जा सके। तो इनके मूवमेंट को देख के, जो ये टैग का मूवमेंट हो रहा है उसके मूवमेंट को देख के रिसर्चर्स इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेल्स का बिहेवियर क्या है। तो मैं एक इमेज दिखाती हूँ आपको, शायद बेटर आपको समझ में आएगा। ये जो इमेज है, अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सी प्रोटीन्स हैं, इनको ABCDEF इस तरीके से नाम दिए गए हैं। अब पैटर्न, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, इनका मूवमेंट का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप एंड द कंडीशन, इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो बहुत टाइप की मोबिलिटी दिखा सकती है। किसी भी सेल का टाइप क्या है, सेल टाइप, और साथ ही साथ में कंडीशंस क्या है, कंडीशंस, इनके बेस पे बहुत सारी मोबिलिटी देखने को मिल सकती है। जो प्रोटीन है उनकी मोबिलिटी कैन वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे जो प्रोटीन ए दिखाई गई है, प्रोटीन ए,
कैन यू सी हियर प्रोटीन ए। तो इसकी सरफेस पे क्या है, एक टैग लगाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं येलो कलर का यहाँ पे टैग दिखाया गया है। तो जो प्रोटीन ए है, इट इज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग रैंडमली थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ये कहीं से कहीं भी मूव कर पा रही है। लेकिन जो प्रोटीन बी है, इट इज इमोबिलाइज्ड एज द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद अंडरलाइंग मेम्ब्रेन स्केलेट। देखिए इसका मूवमेंट है, ये कहीं पे भी दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहीं भी मूव कर पा रही है प्रोटीन जो ए है। लेकिन जो प्रोटीन बी है, ये अंदर का जो स्केलेटल है इसके साथ में इंटरेक्शन के द्वारा ही ये मूव कर पा रही है, अदरवाइज ये मूव नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, जो इंटरनल स्केलेटल है ये उसके साथ में अटैच करके ही मूव कर रही है। अगली प्रोटीन जो सी है, प्रोटीन सी का मूवमेंट अगर समझने की कोशिश करिए तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। इसमें जो एरो दिखाए गए हैं वो एरो इंडिकेट करेंगे हर एक उसकी प्रोटीन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रोटीन सी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर पा रही है, क्यों? क्योंकि इसका किसी भी मोटर प्रोटीन के साथ में इंटरेक्शन हो सकता है एट द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है, किसी भी प्रोटीन के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, इसलिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर पा रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर प्रोटीन डी की बात करें, तो प्रोटीन डी है, इसका देखिए इसका मूवमेंट, इसको चारों तरफ से घेर रखा हुआ दूसरी प्रोटीन ने, तो इसका तो मूवमेंट ही रेस्ट्रिक्ट हो गया। जो अदर इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं डी के चारों तरफ प्रेजेंट है, उन्होंने इसके मूवमेंट को ही रोक दिया है। जबकि प्रोटीन ई की बात करें, अब प्रोटीन ई के पास में कुछ एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्केलेटल है जिसके द्वारा इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें मूवमेंट तो है, मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। जैसे प्रोटीन ए में मूवमेंट हो रहा था, वैसे ये भी कहीं पे भी मूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ये फेंस बनी हुई है, ये एक तरीके की बाउंड्री बनी हुई है इसके चारों तरफ, जो कि मेम्ब्रेन स्केलेटल की बाउंड्री है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसके बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन इट कैन मूव इनटू एडजेसेंट कंपार्टमेंट। जो अंदर का इसका कंपार्टमेंट है, जिसको आसपास का एरिया है, उसमें ये मूव कर पा रही है। सो और एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है। बाकी टाइम तो ये अंदर है, मूवमेंट कर रही है, लेकिन अगर इसको बाहर जाना है तो इसको एक ओपनिंग मिल रही है जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ भी जा सकती है। इस फेंस की ओपनिंग के थ्रू ये बाहर भी निकल सकती है। तो मूवमेंट ये हमने प्रोटीन्स का देखा। अच्छा, एक और प्रोटीन बची, प्रोटीन एफ। प्रोटीन एफ की अगर मूवमेंट की बात करें तो आप देखिए ये बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसके चारों तरफ। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो इसको पकड़ के रख लेता है। तो इसका मूवमेंट जो है इसको रेस्ट्रेन कर लिया गया है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा। तो अब इसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये जो सिंगल पार्टिकल ट्रैकिंग है, ये एक एक प्रोटीन का टैगिंग की मदद से बता सकती है कि किस प्रोटीन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है। ये सब चीजों को यहाँ से इजिली समझा जा सकता है। सो फ्रैग टेक्निक अच्छी टेक्निक है, काफ़ी चीज़ें हमें बताती है कि जो प्रोटीन्स है वो काफ़ी लिमिटेड एरिया में डिफ्यूज कर सकती हैं या फिर कितना मूव कर रही हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है, कहाँ मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें बता देती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। You can like, subscribe my channel. Thank you for watching.